इसलिए राजनीतिक विज्ञान भी बिना तर्क के संभव नहीं है। इसलिए हमें तर्क को मजबूत करना है, शोर का नहीं। हाँ, इस युवा संसद को जीवित बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का शोर या आपस में बातचीत ऐसा कर सकते हैं। यदि बिल पास किया जा रहा है तो पास, अध्यक्ष ने कह दिया कि पास हो गया, तो विपक्ष थोड़ा कह सकता है ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हमारी बात को सुनी लेंगे, हल्का हल्का बोल दिया और 3 4 5 ने इकट्ठा होके बोल दिया। आप एक बार तो आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप रेस में हैं। और एक 3 बच्चों को छोड़कर बाकी ने बड़े प्रभावशाली ढंग से बोला। यदि वो प्रभावशाली बोलने वाले बच्चे बॉडी लैंग्वेज को और साथ मिला ले तो सोने पे सुहागा। यानी बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज कहीं की थोड़ी कमजोर थी। 3 बच्चे थोड़े कमजोर दिखे। हमें कागज सामने रखना है। मैं जो मैं बात बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपका लोकतंत्र इस युवा संसद में वो यदि आपका ब्लॉक में नंबर बढ़ जाए, यदि आपका नंबर आता है तो आप जब आगे जाओ तो आज जो कमियां रह गई है उसको निकालना है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको सुनने को मिल जाएगा YouTube चैनल से। तो आप उसको बार बार देखोगे कि हमने क्या क्या गलती की, वो गलती आपने अगले प्रोग्राम में नहीं करनी। तो ये एक तो आप लिखे जब लगते हो तो एक ही पेज पर सारी कहानी मत लिखो, एक पेज पर एक ही बात लिखो। यदि आपको 4 पर खड़े होना है तो 4 पेज ले लो। जैसे ही बोल दिया जाए उसको नीचे लगा लो, जो बोलना है वो ऊपर रखो, मोटे मोटे अक्षरों में लिखो ताकि आप खड़े होके आराम से बोल सको। एक तो ये सुझाव, एक बॉडी लैंग्वेज का आपका होना चाहिए और एक मार्शल ने, दोनों ने अच्छे रोल किए, लेकिन बीच में ही एक बार अध्यक्ष की कुर्सी पकड़ के अध्यक्ष से बात करने लग गए। ये बात आगे नोट की जाती है। तो मार्शल अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है लोकसभा का, और इतना बड़ा होता है कि देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यदि लोकसभा में आ जाए तो अध्यक्ष बड़ा होता है, अध्यक्ष से ऊपर नहीं बैठ सकता वो, ठीक है ना। तो अध्यक्ष के साथ बहुत ही माननीय पद होता है ये। तो मान सम्मान देना अध्यक्ष को, और जब शोर मचाए यदि अध्यक्ष खड़ा हो जाए तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं रहता। फिर अपने आप जैसे ही शोर मचाने के लिए कोई खड़ा होता है और अध्यक्ष खड़े होकर कहते हैं कि संसद की गरिमा को बनाए रखे, तो प्रत्येक सदस्य अपनी सीट ले लेता है। एक दुख का सवाल पूछा गया, कर सकते हो आप 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, लेकिन मौन में आमतौर पर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि आप मृत आत्मा को शांति दें। सब बच्चों की आंखें खुली थी और पीछे 3 4 लड़कियां तो पूरी आंख निकाल निकाल कर इधर उधर घूम के देख रही थी। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि जब आप मौन खड़े होंगे तो जज जो भी आएगा आपके चेहरों को देखेगा। ये बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, यही तो होता है। यदि आप दुख की बात कर रहे हो, यदि आप दुख की बात कर रहे हो तो आपका चेहरा दुखी होना चाहिए, और रोष की बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पर रोष होना चाहिए, और खुशी की बात कर रहे हो तो आपके चेहरा खुश होना चाहिए। यही तो बॉडी लैंग्वेज होती है। यदि आप दुख की बात करके हंस रहे हो और रोष की बात करके आपने चेहरा लटका रखा है, तो फिर वो बात जो आप कह रहे हो उसमें वजन कम हो जाता है थोड़ा। तो सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी कि आपका कंटेंट जिस मैडम जी ने बना के दिया वो बधाई की पात्र है, बहुत अच्छा बनाया। और आपका मिनट की साइज 50 लगभग छू गया, लगभग छू गया आपका, थोड़ा कम माने तो छू गया, मतलब हो गया क्लियर। लेकिन आगे से ध्यान रखना, सिर्फ सुना पर्याप्त नहीं होगा, आप 50 मिनट क्रॉस करने चाहिए। एक स्पीकर एक बार आके बैठ जाए तो बार बार खड़े नहीं होना, आपको बैठे बैठे ही बोलना है। एक जीतने वाले प्रमाण पत्र लेके नहीं आए,
आपने जिस कंस्टिट्यूंसी से आप जीतते हो उसका सर्टिफिकेट साथ में होता है, वो आप लेके महासचिव को दोगे। महासचिव आपको शपथ लेने के लिए कागज देगा। ये आप ध्यान रखें। आगे से एक दो बच्चों की बोलने की स्पीड ज्यादा थी, तो आप ऐसा बोलिए कि आप स्लो मोशन में भी ना हो और बहुत ज्यादा स्पीड भी ना हो कि अर्थ का कोई और अर्थ निकल जाए। तो आपको खुले शब्द रुक के, हल्का सा रुक के बोलना है। पहले शब्दों के बीच में थोड़ा हल्का विराम और फिर वाक्य के बीच में। और अध्यक्ष कहता है से यस से नो, और सारे एमपीए को हाथ खड़े करें। इन्होंने हाथ खड़े करने के लिए बोला ही नहीं, इन्होंने कहा से यस तो आपने यस ही कहना है, से नो तो आपने नो ही कहना है। और यस और नो के बाद में जो कागज लेके लिख देते वो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या होता ही नहीं, क्योंकि ये फैसला खुद अध्यक्ष करेगा कि उसे आज का माननीय महोदय प्रेस सबसे यह जानना चाहती है कि आज विपक्ष सरकार का क्या एजेंडा है, विपक्ष सरकार को आप किस मुद्दे पे घेरना चाह रहे हैं? वो उधर बना रहा है जी, वो उधर से एक फोन है उसके पास। हमारा आज का एजेंडा कई विषयों पर है, उनमें से कुछ विषय जैसे एसएस की वृक्षों पर लापरवाही, रक्षा मंत्री जी से हमलों पर विचार आदि। विपक्ष का मुख्य एजेंडा सरकार से संदूर पर स्पष्टीकरण जानना है। माननीय महोदय प्रेस यह जानना चाहती है कि आज विपक्ष सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर घेरना चाह रही है, आप उन मुद्दों के उत्तरों में क्या तैयारी है? महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार को विपक्ष के किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए किसी भी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी भूल नहीं हुई है जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह की तैयारी करनी पड़े। मैं प्रधानमंत्री होने के नाते आपको यह यकीन दिलाती हूँ कि सरकार से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सरकार उन सभी प्रश्नों के बहुत ही उचित रूप से उत्तर देगी। धन्यवाद। से आए हुए सभी मेहमानों में सदा से होकर सभी में डालने पर स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्रवाई करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित मिस तमन्ना को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं पन्ना जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। अब मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मिस गौरी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी?
महोदय, आप प्रतिज्ञा किस भाषा में करेंगे? I am Corinne, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly claim that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 3 महीने पश्चात मिल रहे हैं, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सदन को श्रीमान विजय रूपाणी, जो कि इस सदन के पूर्व सदस्य व जनता पार्टी के सदस्य थे, के निधन की सूचना दूं। श्रीमान विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर निर्वाचित थे। वे राजकोट के मेयर व स्वयं सेवक संघ के सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने देश कल्याण के लिए भी दिन रात कार्य किया। उनका निधन हाल ही में 12 जून 2025 को एक दुख विमान हादसे में हो गया है। उस दुख विमान हादसे में हमारे देश के प्रतिभाशाली पायलट लॉयड कुंदर व सुमित सभरवाल की मृत्यु हो गई है। साथ में विमान में सवार 241 यात्रियों व 12 चालक दल के सदस्यों की भी मृत्यु हो गई है। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ तथा शोक संपन्न परिवार को संकट की घड़ी में उभरने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान विजय रूपाणी जी अपने आप में एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक संस्था थे। वे एक स्पष्टवादी वक्ता, समाजवादी विचारधारा एवं राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे राष्ट्र हित के लिए बहुत से कार्य किए। श्रीमान सुमित सभरवाल एक सम्मानित पायलट थे। उनके पास 8200 से अधिक घंटे का उड़ान अनुभव था। वे अपनी सावधानी, शांत व्यवहार एवं कनिष्ठ पायलटों को मार्गदर्शन देने के लिए जाने जाते थे। उनके एक सह पायलट श्रीमान कुंदर जी कैप्टन, जो कि उनकी तरह ही एक सम्मानीय पायलट थे। उनके पास 3403 से अधिक घंटों का उड़ान अनुभव था। मैं हमारे देश के इन कर्तव्यनिष्ठ पायलटों के निधन पर अत्यधिक दुखी हूँ एवं स्वयं और समूचे राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। सभी सदस्यगण 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। शोक संदेश की एक प्रति शोकाकुल परिवार को भेंट की गई। Speaker sir, I have the pleasure to introduce to you and the house my new colleagues, Ms. Neelam Kumari from Sirsa of Haryana, Minister of Road and Transport Highways. New Minister, Mr. Rahul from Jalandhar of Punjab, Minister of Agriculture Department.
सचिव जी प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जाए। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारे देश भारत का आतंकी हमले किए जा रहे हैं। जैसे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में एवं 9 जून 2024 को रईसी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए थे। मैं इस बात पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने इस मामले पर क्या निर्णय लिए हैं। अगर सरकार ने इस मामले पर कोई निर्णय लिया था तो पहलगाम में हुए हमले को क्यों नहीं रोक पाई, या इसमें सरकार की बड़ी नाकामी समझी जाए। रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त होने के अधिकार से आपके माध्यम से युवा संसद में मौजूदा सदस्य को बताना चाहती हूँ कि 9 जून 2024 में हुए आतंकी हमले के दौरान सरकार ने पीड़ित लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराए थे। वह आतंकियों तक पहुँचने की कोशिश की। सरकार ने NSA की सहायता से उन आतंकियों को पकड़ लिया था और हमारे देश के नागरिकों को बचाया था। सरकार ने ज्वाइंट अभियान भी लागू किया था। सरकार ने 28 अप्रैल 22/2025 में पहलगाम हमले के दौरान सरकार ने हमले के बारे में सभी लोग भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार आतंकवाद ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा भी सरकार ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। सरकार ने पाकिस्तान से वीजा को रोक दिया। जो लोग भारत में रहकर पैसे कमाते थे उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया तथा पाकिस्तान को पानी देने से भी इनकार कर दिया गया। मैं आपको यकीन दिलाते हुए कहना चाहती हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी भविष्य में कोई ऐसा हमला ना हो। पिछले दिनों हरियाणा राज्य के हिसार शहर के मुकाबले में कुछ बच्चों ने फिर से कल हत्या कर दी। सांसद में मौजूद सभी लोग यह भी जानना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने इस मामले में क्या कार्रवाई की। हम सब यह भी जानना चाहते हैं कि यह घटना क्यों घटित हुई। क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतने भी कमजोर है कि वो बच्चों को अच्छाई और बुराई के लिए अंदर नहीं समझा सकते। हम सिर्फ यह भी जानने में इच्छुक है कि इसके खिलाफ कोई निर्णय लिया भी गया है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों और हाँ तो क्या। आपकी इस बात से संसद में मौजूद लोग सहमत नहीं है। मैं मौजूदा प्रधानमंत्री जी से इस मामले पर चर्चा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि हम मानते हैं कि जो घटना इस समय घटित हुई वह नहीं होनी चाहिए थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस मुद्दे के सामने आने के बाद हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कार्य भी नहीं किया है। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि हमारी सरकार ने किस तरह इस मुद्दे को अनेकों रूपों से कोशिश की है। हम इस मुद्दे के सामने आने के बाद हमारी सरकार को मुख्य रूप से इस तरह निर्णय लेना है कि जो घटना इस बार घटित हुई है वह दोबारा भविष्य में घटित न हो। इसके अनुसार हमारी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का फैसला किया है एवं हमारे शिक्षा मंत्री जी के अनुसार यह पॉलिसी कई स्थानों पर लागू भी हो चुकी है। इस पॉलिसी के अनुसार बच्चों को नैतिक शिक्षा विषय पर अधिक बल दिया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी सांसद इस बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 विपक्षी सांसद समिति। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार गरीबों एवं बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए क्या सहयोग कर रही है। हम इस बात से तय करते हैं कि हमारी सरकार गरीब एवं बुजुर्ग लोगों की सहायता करने के लिए 2500 से 3000 तक मासिक पेंशन प्रदान करती है, परंतु मेरा इनसे यह सवाल है कि इतनी महंगाई के जमाने में गरीब एवं बुजुर्ग लोग क्या ही कर सकते हैं। क्या वे इतने कम धन में अपने खाने पीने एवं दवाई आदि का खर्चा उठा सकते हैं। सारी जिंदगी देश की सेवा करने वाले सैनिक साथियों को रिटायरमेंट के दौरान
60% राशि दी जाती है, जिस पर भी उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। क्या ऐसा करना हमारी सरकार के लिए उचित है? स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य से जुड़े कौन कौन से निर्णय ले रहे हैं जिससे दोबारा आने वाले कोरोना के केसेस से बचा जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना डोज देने के बाद भी जीवन से ग्रस्त हैं एवं लोगों को अनेकों स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से इस विषय में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। कृपया स्वास्थ्य मंत्री जी हमें इस बारे में बताने का कष्ट करें। यहाँ संसद में मौजूदा सभी सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि पिछली बार कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन दी गई थी, उससे अधिकतर लोग कोरोना से बच गए जिन्होंने वैक्सीन ली थी। वैक्सीन लिए हुए लोगों में से बहुत कम संख्या के लोगों को कोरोना का सामना करना पड़ा जिन्होंने वैक्सीन ली थी। यदि वैक्सीन लिए हुए लोगों में से किसी को कोरोना हुआ भी तो इसके लक्षण आम बुखार एवं जुकाम तक ही सीमित रह गए। अतः विपक्षी दल ने जो बात कही ये एकदम झूठ है एवं अविश्वसनीय है। यदि अगली बार भी कोरोना वायरस वायरल होता है तो हमारे पास उस वायरस से बचने के लिए एंटीडोज तैयार है। हमें लगता है कि अपने पक्ष में यह बातें रखने पर आप सभी यह समझ रहे होंगे कि सरकार ने इस तरफ पूरा ध्यान दिया है एवं कोई कमी नहीं आने दी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 विपक्षी सांसद यशस्वी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, रिपोर्ट के अनुसार जहाज की सर्विस से लेकर उसके हर एक हिस्से की जांच हो चुकी थी एवं उसमें कोई खराबी नहीं थी। जैसे ही सरकार को इस घटना की सूचना मिली है तुरंत ही पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची एवं उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता देने का निर्णय लिया। अब तक सरकार ने इस मामले को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है एवं इस घटना के घटने के कारण को जानने के लिए बड़ी ही तरीके से जाँच की जा रही है। मैं आशा करती हूँ कि संसद के सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे एवं आगे की जानकारी को एकत्रित करने के लिए समय प्रदान करेंगे। धन्यवाद। पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकी ठिकानों पर की गई एक सैन्य कार्रवाई है। यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान में की गई थी। अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार से पूछना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय पक्ष को कितना नुकसान पहुंचा। गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जनता थपड़ा थपड़ी। संशोधन बिल 2025 का दूसरा वाचन आरंभ होता है। मातचीत जी, मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी अध्यक्ष महोदय, इस आगामी कार्रवाई के लिए ऊपरी सदन में भेज दी जाएगी। और तर्क के साथ कहना, यानी जोर से कहना और शोर मचा के कहने से महत्वपूर्ण क्या होता है, हम अपनी बात को तर्क के साथ कहेंगे। यदि आपकी बात अपने आप माँ बाप को भी कहते हो और अपने अध्यापकों को भी आप तर्क के साथ कहोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। कहीं आपने प्रश्न भी सुना होगा, क्या तर्क से कही गई बात प्रभावशाली होती है? प्रश्न आता है राजनीतिक विज्ञान में। तो हाँ, तर्क से की गई गणित पर सब विश्वास